यह एक 33 केवी सब स्टेशन है जिसका सिर्फ एक काम है, जब हम आराम से सो रहे होते हैं तो लाइट कट कर लेना और फिर हमारी गालियां सुनना। ऐसा क्यों होता है इसको तो हम डिटेल से समझेंगे ही, लेकिन इसके भी सीनियर सब स्टेशन होते हैं जो इनको सप्लाई करते हैं। जैसे यह एक 132 केवी सब स्टेशन है, इसके ऊपर 220 केवी सब स्टेशन होते हैं, इसके ऊपर 400 केवी सब स्टेशन होते हैं। अब इनके भी ऊपर 765 केवी सब स्टेशन होता है, पर हम 400 केवी तक की ही बात करेंगे। इसका रीजन आपको आगे समझ आ जाएगा। हम डिटेल से पावर जनरेशन से लेकर हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने का सफर को समझते हैं, लेकिन हमारी डिमांड सिर्फ 440 वोल्ट की है। तो फिर 400 केवी की लाइन जिसमें लगभग 4 लाख वोल्टेज फ्लो करता है, इसका क्या पर्पज है? हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। राजस्थान में एक शहर है कोटा, जहाँ पर सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। यहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है। इस पावर प्लांट को स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ पर टोटल 7 जनरेटर लगे हुए हैं जो मिलकर 1240 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस करते हैं। हमने सिर्फ एक जनरेटर को शो किया है कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए। अब इस पावर को पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए सबसे पहले जनरेटर का जो पावर आउटपुट है उसको एक ट्रांसफॉर्मर में फीड किया जाता है। इस ट्रांसफॉर्मर का नाम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली जनरेटर 11,000 या 15,000 वोल्टेज का आउटपुट देता है और इसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से 4 लाख वोल्टेज तक स्टेप अप किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सिर्फ जनरेटिंग स्टेशन पर ही अवेलेबल होता है। इसके बाद सभी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को इस स्विच यार्ड में भेजा जाता है। इसकी वर्किंग हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन बेसिकली स्विच यार्ड का काम यह होता है कि यह मल्टीपल फीडर आउटपुट में देता है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल टावर लगे हुए हैं और यह सभी टावर राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक पावर लेकर जाते हैं। अब यह 400 केवी की लाइन है। मानकर चलते हैं कोटा से इलेक्ट्रिसिटी जयपुर में पहुंचती है और कोटा और जयपुर के बीच में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है। यदि हमने जनरेटर से निकले हुए 11,000 वोल्ट को सीधा ही जयपुर के लिए भेज दिया तो पावर लॉस की वजह से 11,000 वोल्ट 7 से 8,000 वोल्ट तक रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एक होती है पावर, जैसे कोटा में जनरेटर ने पावर जनरेट की 1240 मेगावाट और इस 1240 मेगावाट में इतने वाट होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यदि हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो इतनी बिजली की यूनिट यह सभी जनरेटर मिलकर बना रहे हैं। अब बिजली कंपनी का यही टारगेट रहता है कि यह पूरी की पूरी यूनिट हमारे घरों तक पहुंचे ताकि वह हमसे बिजली का बिल ले सके। लेकिन मान लो जयपुर पहुंचते पहुंचते यह यूनिट सिर्फ 1 लाख ही रह गई, तो यह जो ऊपर के 24,000 यूनिट थे यह तो रास्ते में खत्म हो गए, जिसकी वजह से बिजली कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि इस नुकसान का पैसा हम तो देंगे नहीं। हम तो हमारे घर का मीटर जितनी यूनिट दिखाएगा उसी के पैसा देंगे। तो यह जो पावर का लॉस हो रहा है, इससे बचने के लिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। एक्चुअल में पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, तो पावर हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन हम वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। अब ज्यादा करंट होता है तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वह गर्म होने लगता है, जिससे हमारी जो पावर थी वह हीट एनर्जी में बदल जाती है और रास्ते में लॉस हो जाती है। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाने लगता है तो उसी के रेस्पेक्ट में करंट कम होता जाता है, जिससे कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब करंट कम होता है तो कम करंट को हम पतले वायर से भी फ्लो करवा सकते हैं, जिससे ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट भी कम होती है। जब यह 400 केवी की लाइन जयपुर पहुंचती है तो इस वोल्टेज को धीरे धीरे डाउन लाने की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, जिसका काम यह स्विच यार्ड करते हैं। इस स्विच यार्ड में जैसे 3 इनकमिंग लाइन आ रही है, इन तीनों लाइन में से 2 कोटा से आ रही है और एक मान के चलते हैं दिल्ली से आ रही है। यदि कभी कोटा का पावर प्लांट फेल हो गया, कभी हमें ज्यादा लोड की जरूरत पड़ी, तो हम दिल्ली वाली पावर को भी यूज में ले सकते हैं। यह ट्रांसमिशन लाइन इस गेंट्री टावर पर आकर टर्मिनेट होती है। स्विच यार्ड का जो सबसे पहला इक्विपमेंट होता है उसका नाम है लाइटिंग अरेस्टर और यह ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में लगा रहता है। जब आसमान वाली बिजली गिरती है और वह नीचे आने लगती है तो आपने देखा होगा उसके बहुत सारे विंग्स होते हैं और बेसिकली यह विंग्स किसी पेड़ या ट्रांसमिशन लाइन को ढूंढते रहते हैं जो जमीन से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, क्योंकि इस लाइटिंग को जमीन के अंदर जाकर अपने आप को डिस्चार्ज करना होता है और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है यह काफी ऊंचाई पर होती है। तो जैसे ही यह लाइटिंग स्ट्राइक ट्रांसमिशन लाइन पर गिरती है तो ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी 4 लाख वोल्टेज फ्लो कर रहा है और इस थंडर लाइटिंग की वजह से यह वोल्टेज करोड़ों में फ्लो करने लग जाता है। और हमने ट्रांसमिशन लाइन और जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी डिजाइन 4 लाख वोल्टेज के हिसाब से की है, करोड़ों वोल्टेज के हिसाब से नहीं की। तो लाइटिंग अरेस्टर इस थंडर स्ट्राइक के हेवी वोल्टेज को सीधा जमीन में भेज देता है, क्योंकि लाइटिंग स्ट्राइक के टाइम एलए लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करवाता है
और करंट हमेशा सीधा भागने की कोशिश करता है, तो यह इससे जमीन में चला जाता है। बेसिकली स्विच यार्ड के नीचे एक मेटल का ग्रिड स्ट्रक्चर सेट किया जाता है जो हाई वोल्टेज को आसानी से ग्राउंड कर देता है। एलए सर्ज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। कई बार लाइन में ही अपने आप से अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है और इसको भी ग्राउंड कर दिया जाता है। एलए के बाद में एक डिवाइस और लगी रहती है जिसको कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यह डिवाइस दो काम करती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि यह जो 4 लाख वोल्ट है इसको आप मेजर कैसे करोगे? क्या हमारे पास में कोई ऐसी डिवाइस है जो इतने वोल्टेज को मेजर कर सके? तो फिर सीवीटी एक डिवाइस होता है जो इस 4 लाख वोल्ट को 110 वोल्ट तक डाउन कर देता है, जिनको हमारे नॉर्मल मीटर आराम से मेजर कर सकते हैं। सीवीटी के दूसरे काम को हम वेव ट्रैप की हेल्प से समझते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पावर को तो ट्रांसफर करती ही है, इसके साथ में कम्युनिकेशन सिग्नल को भी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक लेकर जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब हम कॉल करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन में जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मेगावाट में होती है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस बिना किसी डिले के हमें क्लियर सुनाई देती है। लेकिन यह जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें 30 to 500 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही होती है, तो इसमें कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। अब यह जो सीवीटी होता है यह सब स्टेशन के जो कम्युनिकेशन के सिग्नल है उनको ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट और कलेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंजेक्ट करता है और हमारे घरों में सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे लगा हुआ जो वेव ट्रैप है यह आगे सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही पास करता है, बाकी सभी कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। बेसिकली यह लाइन के सीरीज में लगा रहता है। अब यहाँ से पावर जाती है करंट ट्रांसफार्मर के पास में। यह बेसिकली लाइन के करंट को मेजर करता है। तो जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो लाइन का करंट बढ़ जाता है और यह इस फॉल्ट करंट को मेजर कर लेता है। करंट ट्रांसफार्मर की वर्किंग इस वीडियो में डिटेल से हमने एक्सप्लेन की है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यह ट्रांसफार्मर भी लाइन से जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको 1 से 5 एम्पियर तक डाउन कर देता है, जिसको हमारे नॉर्मल मीटर आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स स्विच यार्ड को समझने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में बहुत सिंपल होता है। लेकिन स्विच यार्ड की डिजाइन हर जगह पर थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो इक्विपमेंट लगे हैं वह ठीक इसी तरीके से और इसी ऑर्डर में लगे रहते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए और आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आप वेट किस चीज का कर रहे हो? प्रॉपर हम सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं एनी टाइम, पोर्टफोलियो बनाकर देंगे, अर्निंग के जितने भी तरीके हैं उनको डिटेल से समझाएंगे। अब आगे तो आपको ही हाथ बढ़ाना होगा। 3D एनिमेशन आज के टाइम की शानदार स्किल है और हमने एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स में A to Z सभी टाइप के एनिमेशन को कवर किया है। आप जैसा चाहो वैसा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वेट करने में कुछ नहीं रखा, कुछ सीखने पर फोकस करो। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। इस 400 kV सब स्टेशन में 3 बस है, मेन बस 1, मेन बस 2 एंड ट्रांसफर बस। इसका यूज अभी आपको आगे समझ आ जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट है इन बस को चार्ज करना। सिटी से लाइन वापस गेंट्री टावर के पास में जाती है और इधर से होते हुए लाइन को नीचे उतारा जाता है। लाइन के नीचे उतरते ही सबसे पहले जो इक्विपमेंट लगा होता है इसको बोलते हैं आइसोलेटर। यह ठीक हमारे जो घर में स्विच होता है उसी की तरह काम करता है, लेकिन हाई वोल्टेज लाइन को हम हमारे घर के स्विच की तरह बंद नहीं कर सकते। इस आइसोलेटर से लाइन को तभी बंद किया जा सकता है जब लाइन पहले से बंद हो। कहने का मतलब जब आपके घर में लाइट नहीं हो तभी आप स्विच को बंद कर सकते हो। ठीक ऐसा ही आइसोलेटर काम करता है। तुरंत आपके इंटेलिजेंट दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यह क्या मुरक्ता है, लेकिन यह एक बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार डिसीजन है। जब लाइन चालू रहती है और हम इस आइसोलेटर को ओपन करते हैं तो आप देखोगे हाई वोल्टेज की वजह से आइसोलेटर के कॉन्टेक्ट तो अलग हो गए, लेकिन फिर भी हेवी स्पार्किंग की वजह से कनेक्शन बना हुआ है और इस हेवी स्पार्किंग की वजह से आइसोलेटर के जो कॉन्टेक्ट है वह गर्म होकर पिघल जाते हैं। तो आइसोलेटर कभी भी ऑन लोड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। तो लाइन ब्रेक कैसी होती है इसको समझते हैं। आइसोलेटर के आगे लगा रहता है एक और करंट ट्रांसफार्मर। इसके बारे में अभी हमने बात की थी। यह भी फॉल्ट करंट को मेजर करने का काम करता है। करंट ट्रांसफार्मर के आगे लगा रहता है सर्किट ब्रेकर। यह हमारे घर में ठीक एमसीबी स्विच के जैसे होता है, जो जब भी किसी को करंट लगता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सर्किट ब्रेकर के आगे एक और आइसोलेटर लगा रहता है और इस आइसोलेटर से सप्लाई मेन बस 1 को दी जाती है, जिससे मेन बस चार्ज होती है। अब एक फॉल्ट कंडीशन लेते हैं जिससे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं स्विच यार्ड से जब लाइन निकलकर आगे जाती है तो कहीं पर कोई वायर जमीन पर गिर गया और एक बड़ा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा करंट
ट्रांसफार्मर चेक करेगा कि करंट एकदम से ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब कहीं पर फॉल्ट हुआ है। यह सिग्नल दिया जाएगा सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर इस हाई करंट की वजह से लाइन को ट्रिप कर देगा, जिससे आगे की पूरी लाइन की सप्लाई बंद हो जाएगी। अब सर्किट ब्रेकर ने लाइन को बंद तो कर दिया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। यह जो सर्किट ब्रेकर है इसका नाम है SF6 सर्किट ब्रेकर, और जब यह लाइन को कट करता है तो इसमें ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं जो दूर दूर हो जाते हैं। अब जिस तरीके से आइसोलेटर में स्पार्किंग हुई थी, ठीक वैसी स्पार्किंग यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर SF6 गैस होती है, वह इस स्पार्किंग को बुझा देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि सर्किट ब्रेकर जब लाइन को ब्रेक करता है तो इसके दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में दूरी बहुत कम होती है, तो हो सकता है लाइन के अंदर थोड़ा करंट महसूस किया जा सकता है। यदि और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सर्किट ब्रेकर ठीक कपल्स के बीच में जस्ट हुए ब्रेकअप की तरह होता है। आपस में बात नहीं होती है, लेकिन कनेक्शन फिर भी थोड़ा बहुत बना रहता है। तो फिर सेफ्टी पर्पज के लिए इस आइसोलेटर को भी ओपन कर दिया जाता है, जिसके कॉन्टेक्ट के बीच में भरपूर दूरी है, जिसका मतलब है अब फाइनल ब्रेकअप हो चुका है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं बचा। वैसे सर्किट ब्रेकर की डिटेल वर्किंग हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, जरूर से देखना, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत हेल्प करेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि इधर एक और आइसोलेटर क्यों लगाया है। एक्चुअल में जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो इस पर काम करने के लिए आइसोलेटर को भी ओपन कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से जो तीनों इनकमिंग लाइन आ रही है वह सेम ही तरीके से मेन बस 1 को चार्ज करती है। अब मेन बस 2 को चार्ज करने के लिए जिस तरीके से मेन बस 1 की तरफ आइसोलेटर, CT, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर लगे हैं, ठीक इसी तरीके से मेन बस 2 को चार्ज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक बस और लगी हुई है जिसको ट्रांसफर बस बोलते हैं, तो इस गेंट्री टावर से यहाँ जो लाइन आगे की तरफ आ रही है इसको नीचे उतारकर आइसोलेटर से ट्रांसफर बस को चार्ज किया जाता है। अब ट्रांसफर बस में सर्किट ब्रेकर और CT नहीं लगे रहते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों बस को एक साथ में चार्ज नहीं किया जाता है, सिर्फ मेन बस 1 ही अभी चार्ज है, तो इसका आइसोलेटर क्लोज पोजीशन में है। मेन बस 2 और ट्रांसफर बस का आइसोलेटर ओपन रखा गया है। अब यह मेन बस इधर की साइड में आ रही है, जहां से वापस लाइन को आइसोलेटर में लाया जाता है और फिर सर्किट ब्रेकर में, फिर वापस आइसोलेटर में और फिर वापस ऊपर गेंट्री टावर से होते हुए यह लाइन ट्रांसफार्मर के पास में पहुंचती है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 440 किलोवोल्ट को 220 किलोवोल्ट तक रिड्यूस कर देता है। सेम ही तरीके से इस दूसरे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब यह मेन बस जितनी इधर आ रही है उतनी ही उधर दूसरी साइड में भी जा रही है, तो दोनों साइड में मल्टीपल ट्रांसफार्मर लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस और लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर जैसा ही है, लेकिन इसके आउटपुट में कोई भी टर्मिनल नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है वह जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं इस डिवाइस का नाम क्या है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बस का कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लेते हैं यह जो ट्रांसफार्मर है यह जयपुर में जिधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं उधर की तरफ सप्लाई दे रहा है, और यह वाला जो ट्रांसफार्मर है यह आप और हम जैसे लोगों की कॉलोनी में, मानसरोवर कॉलोनी में सप्लाई दे रहा है। अब मान के चलते हैं कोटा वाली साइड से जो सप्लाई आ रही है वह किसी रीजन की वजह से बंद हो जाती है और दिल्ली से आ रही सप्लाई चालू है, और वह इतनी सफिशिएंट नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल वाली साइड और मानसरोवर कॉलोनी दोनों साइड में सप्लाई दी जा सके। तो सिंपल सी बात है, आम जनता वाली साइड में जो लगा हुआ सर्किट ब्रेकर है सबसे पहले इसको ओपन किया जाता है और हमारी लाइन को बंद कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एयर कंडीशनर आराम से चलते रहते हैं। बेसिकली हम बिजली वालों को गाली निकालते हैं, लेकिन उनके पास यह प्रोटोकॉल्स होते हैं कि पोस्ट एरिया की सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, कंडीशन जो कुछ भी हो, और यह प्रोटोकॉल भी गवर्नमेंट ही बनाती है जिनको हम वोट देते हैं, और यह राजस्थान की बात नहीं है, ऑल इंडिया में ऐसा ही होता है। अब इन मल्टीपल बस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यह कोटा वाली लाइन आ रही है और यह कुछ इस तरीके से मेन बस 1 को चार्ज कर रही है, लेकिन कभी मेन बस 1 के इक्विपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है और इस पर भी मेंटेनेंस का काम चल सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में मेन बस 1 के आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर ओपन किए जाते हैं और मेन बस 2 को चार्ज किया जाता है। अब मेन बस 2 की लोड साइड में चलते हैं, तो इधर इस आइसोलेटर पर सप्लाई उतारी जाती है। यहाँ से सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर से होते हुए वापस लाइन ऊपर जाती है और फिर से ट्रांसफार्मर को फीड कर दिया जाता है। तो कई बार सब स्टेशन में मेंटेनेंस का काम चलता है, तो एक बस का लोड दूसरी पर ट्रांसफर किया जाता है ताकि हमारी सप्लाई इंटरप्ट ना हो। अब यह जो ट्रांसफर बस है जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ एक आइसोलेटर लगा हुआ है, इसका काम सिर्फ टेम्परेरी होता है। जब दोनों बस पर कोई काम चल रहा होता है तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए इसको काम में लिया जाता है,
है, फिर वापस लोड को उन दोनों लाइन पर भेज दिया जाता है। स्विच यार्ड का मेन काम लोड बैलेंसिंग का होता है। जब फेस्टिवल सीजन होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में इस सब स्टेशन के अंदर जितनी भी लाइंस आ रही है कोटा और दिल्ली से, इन सभी लाइन को मेन बस 1 और मेन बस 2 में फीड किया जाता है। अब दोनों बस चार्ज है तो कुछ ट्रांसफॉर्मर को कोटा वाली लाइन से कनेक्ट किया जाता है और कुछ ट्रांसफॉर्मर को दिल्ली वाली लाइन से कनेक्ट किया जाता है और इस तरीके से लोड को बैलेंस करते हैं। अब वैसे तो यह दोनों मेन बस अभी मैंने आपको डिटेल से बताया किस तरीके से कनेक्ट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइड में एक बस कपलर लगा रहता है जो इन दोनों बस को आपस में कनेक्ट करता है, जो लोड बैलेंसिंग के टाइम पर कई बार काम में लिए जाते हैं। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो 400 केवी को 220 केवी तक स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग आप इस वीडियो से देख सकते हो, लेकिन अभी भी यह वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है। 220 केवी की सप्लाई जनरली यह ट्रांसफॉर्मर जयपुर के उन एरियाज में दी जाएगी जहां पर लोड की ज्यादा डिमांड है। जैसे मान के चलते हैं यह 220 केवी का सब स्टेशन जयपुर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एरिया में बना हुआ है और यह वाला ट्रांसफॉर्मर ठीक इसी तरीके से जयपुर के मानसरोवर कॉलोनी में सप्लाई भेज रहा है। इस तरीके से जयपुर के जो बड़े एरियाज है जैसे तहसील लेवल पर भी कुछ 220 केवी के फीडर्स भेज दिए जाते हैं, तो एक सब स्टेशन से मल्टीपल फीडर निकलते हैं जिनको अलग अलग एरिया में भेज दिया जाता है। अब यह जो 220 केवी का सब स्टेशन है यह ठीक 400 केवी वाले सब स्टेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन जब इस सब स्टेशन से पावर बाहर निकलती है 220 केवी को यहाँ पे लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर 132 केवी तक रिड्यूस कर देता है। अब इस स्विच यार्ड से भी मल्टीपल फीडर निकलते हैं जो और फिर छोटी छोटी कॉलोनियों में जाते हैं। जैसे मान के चलते हैं कॉलोनी ए और कॉलोनी बी में यह फीडर पहुंच गए। अब यहाँ पर जो सब स्टेशन है यह 132 केवी को फिर से 33 केवी तक रिड्यूस कर देता है और इस सब स्टेशन से भी बहुत सारे मल्टीपल फीडर निकलते हैं। जैसे मान के चलते हैं किसी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पावर की डिमांड है तो एक फीडर इसने इंडस्ट्री को भेज दिया 33 केवी का। अब यह पावर वहां पहुंचती है तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर और लगाया जाता है जो 33 केवी को 440 वोल्ट तक डाउन कर देता है। एक फीडर को हम रेलवे के सब स्टेशन के लिए भेज देते हैं, इसी तरीके से एक फीडर को जयपुर के ग्रामीण एरिया में भेज देते हैं। तो यहाँ पर भी 33 का एक और सब स्टेशन बना देते हैं लोड बैलेंस करने के लिए जो 33 केवी को 11 केवी तक रिड्यूस कर देता है और यहाँ से 11 केवी के मल्टीपल फीडर निकलते हैं जो गांव के अलग अलग एरिया में जाते हैं और इस 11 केवी को हमारी गली या नुक्कड़ के सामने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है जो 440 वोल्ट तक डाउन कर देता है और फिर यहाँ से सप्लाई हमारे घरों में दी जाती है। अब यह 33 केवी के जो सभी स्टेशन होते हैं यह भी अपने हिसाब से लोड को मैनेज करते रहते हैं। जैसे ग्रामीण एरिया में लोग खेती ज्यादा करते हैं तो वहां पर मोटरें चलती है पानी निकालने के लिए, तो पावर की डिमांड ज्यादा होती है, तो यह सब स्टेशन 6 घंटे के 4-4 स्लॉट बनाकर रख सकते हैं जिसमें अलग अलग टाइम पर गांव के अलग अलग एरिया में 3 फेज की सप्लाई दी जाती है जिससे गांव के लोग मोटर चलाते हैं और खेती करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के फाइनल एंड कंज्यूमर हम लोग ही होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी जो सब स्टेशन है वह ठीक सेम ही तरीके से काम करते हैं। हर सब स्टेशन में बस को चार्ज किया जाता है और फिर उससे मल्टीपल फीडर निकलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यह जो इलेक्ट्रिसिटी का आपने सफर देखा यह काफी लंबा था, लेकिन कोटा में जो लगा हुआ सुपर थर्मल पावर प्लांट पर जनरेटर है वह कभी भी बंद नहीं होता है। यहाँ पर मल्टीपल यूनिट होती है तो कोई यूनिट बंद भी होती है तो दूसरी को चालू कर दिया जाता है। यहाँ पर पावर एनी टाइम अवेलेबल रहती है, फिर भी हमारी सप्लाई क्यों चली जाती है? इसके पीछे रीजन होता है लोड बैलेंसिंग। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का इतना लंबा सफर देखा इसमें हाई वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से कई बार गर्मी की वजह से कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाता है या कोई फॉल्ट आ जाता है तो लाइन को बंद करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बंद कर दी जाती है। और जैसा मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल दिया था, जो पोस्ट एरियाज होते हैं उनमें सप्लाई हमेशा चालू रहती है, तो कई बार यह भी एक रीजन होता है कि जब सफिशिएंट लोड नहीं होता तो सिर्फ इंपोर्टेंट एरियाज की ही सप्लाई ऑन रखी जाती है। और जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि गाँव में पावर कट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि गाँव में सिटीज के मुकाबले फैक्ट्रियां नहीं होती है और खुला माहौल होने की वजह से लोग कुछ टाइम तक रह सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिसिटी का इतना लंबा सफर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।